हेलो दोस्तों। यूपी आरओ एआरओ की प्रीलिम्स परीक्षा को ध्यान में रखकर बनाई गई इस क्विक रिवीजन सीरीज में आज हम इंडियन पॉलिटी में लेक्चर नंबर 2 पढ़ने वाले हैं। इसके पहले लेक्चर नंबर 1 आ चुका है जिसमें कि हमने इम्पॉर्टेंट एक्ट्स कवर किए थे। इसी के साथ हमने संविधान सभा, प्रारूप समिति, भारतीय संविधान के स्रोत, संविधान के भाग और संविधान की अनुसूचियों के बारे में पढ़ा था। आज के इस लेक्चर नंबर 2 में हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है, पहला तो है हम प्रस्तावना के बारे में पढ़ेंगे। प्रस्तावना यानी कि प्रीएम्बल के बारे में हम पढ़ेंगे। दूसरा जो टॉपिक हम कवर करेंगे आज के वीडियो में वो है शासन प्रणाली, यानी कि गवर्नेंस सिस्टम क्या होते हैं, कितनी तरह के होते हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। गवर्नेंस सिस्टम। तीसरा टॉपिक हम पढ़ेंगे राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र, यानी कि स्टेट एवं यूनियन टेरिटरी के बारे में हम पढ़ेंगे, राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र के बारे में। चौथे नंबर पर हम पढ़ेंगे नागरिकता, यानी कि सिटीजनशिप के बारे में, नागरिकता के बारे में। और पांचवा बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये बोल दीजिए कि पूरी इंडियन पॉलिटी का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो, यानी कि मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स के बारे में आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। तो मूल अधिकार के बारे में भी हम आज की क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। और इन सभी टॉपिक को हम बहुत ही क्विक वे में, बिल्कुल क्रिस्प और टू द पॉइंट, जो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको कवर करते हुए आज के लेक्चर को खत्म करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया सिटीजनशिप और ये हो गया फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। अच्छा, कल का जो लेक्चर नंबर 1 था उसमें हमने संविधान के भाग पढ़े थे। तो आज के क्लास में संविधान के भाग के अंतर्गत हम संविधान का भाग 1 यानी कि अनुच्छेद आर्टिकल नंबर 1 to 4 कवर करेंगे। तो वो कहाँ पे आएगा? वो आएगा तीसरे नंबर के पॉइंट में, संघ एवं राज्य क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक, अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक। फिर नागरिकता के बारे में हम पढ़ेंगे, यानी कि भाग 2 कहाँ से कहाँ तक, अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक, ठीक है। और 5वें नंबर पे जो यहाँ पर दे रखा है मूल अधिकार, यानी कि फंडामेंटल राइट्स के बारे में, कहाँ से कहाँ तक, संविधान का भाग 3 अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 32 तक आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप यूपीपीसीएस 1 के द्वारा चलाए जा रहे आरओ एआरओ की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको 10 टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे फुल लेंथ। इसके साथ जीएस और हिंदी के दोनों ही सब्जेक्ट के टेस्ट रहेंगे इस सीरीज में। और इस टेस्ट की फीस है 500 रुपये। और इस टेस्ट को लेने का बेनिफिट ये है कि अगर आप प्रीलिम्स परीक्षा क्लियर कर लेते हैं इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने के बाद, तो आपको मेंस का बैच होगा यूपीपीसीएस 1 के द्वारा जो चलाया जाएगा मेंस का बैच, वो आपको फ्री में ज्वाइन करवाया जाएगा, ठीक है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं ये बैच ज्वाइन करने के लिए, तो आप इस नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके इस बैच के बारे में और डिटेल्स पता कर सकते हैं। तो व्हाट्सएप नंबर है 9415950206। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए अब हम लेक्चर को शुरू करते हैं। तो पहला जो टॉपिक है वो है उद्देशिका, या जिसे प्रस्तावना भी कहते हैं, या इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्रीएम्बल, ठीक है। तो प्रीएम्बल के बारे में हम पढ़ेंगे। तो कल के लेक्चर में भी हमने देखा था कि प्रीएम्बल का जो कॉन्सेप्ट आया था, प्रस्तावना को जो कॉन्सेप्ट आया था, वो संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिए गए उद्देश्य प्रस्ताव के द्वारा आया था, ठीक है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत एवं 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत उद्देश्य प्रस्ताव ही भारतीय संविधान की
उद्देशिका बना था। ठीक है, तो प्रस्तावना और उद्देशिका एक ही चीज के दो नाम है, या तो उसे प्रस्तावना बोलिए या उद्देशिका बोलिए। ठीक है, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट राइट साइड में जो इंग्लिश वर्जन दे रखा है वहां से पैरेलली पढ़ते जाएंगे। नेक्स्ट जो ये प्रस्तावना है इसमें एक संशोधन भी किया गया है। तो मूल जो प्रस्तावना थी उसके बाद 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा उद्देशिका में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता शब्द जोड़ा गया। ठीक है, तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया। सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। ठीक है, ये 3 शब्द आप याद रखिएगा। कब जोड़े गए थे? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। ठीक है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के द्वारा। अब क्वेश्चन आता है कि क्या उद्देशिका संविधान का अंग है? तो बेरुवारी केस सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए अलग अलग निर्णयों में उद्देशिका की मान्यता बदलती रही है। तो हम देख लेते हैं कि जो प्रिएम्बल का औचित्य है कि क्या ये संविधान का भाग है या नहीं, तो इसे कोर्ट ने किस तरह से जस्टिफाई किया है अलग अलग केसेस में। तो सबसे पहले 1960 में बेरुबारी केस आया था। बेरुबारी केस में यह कहा गया कि यह संविधान का अंग नहीं है, लेकिन 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का एक केस आया था न्यायपालिका के पास। उसमें बोला गया था कि उद्देशिका संविधान का एक भाग है और उद्देशिका में संशोधन भी किया जा सकता है, पर ये जो संशोधन होना चाहिए ये संविधान के मूल ढांचे को परिवर्तित नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो उद्देशिका में संशोधन किया जा सकता है, ऐसा कहा था कोर्ट ने। कब कहा था? 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के केस में। ठीक है, उद्देशिका न्याय योग्य नहीं है, इसके आधार पर कोई निर्णय नहीं दिया जा सकता। ठीक है, तो कोई क्लेम नहीं कर सकता है उद्देशिका में दी गई चीजों पर कि उद्देशिका में ये लिखा है और देश में इस तरह से होना चाहिए, इस आधार पर कोई कोर्ट नहीं जा सकता है। ठीक है, तो इसके आधार पर कोई और ना ही किसी निर्णय में, कोर्ट के किसी निर्णय में उद्देशिका का रेफरेंस लिया जाएगा। ठीक है, तो इसके आधार पर कोई निर्णय नहीं दिया जाएगा। उसके बाद है कि न्यायालय ने उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा है। ठीक है, तो ये एक तरह से क्या है, ये प्रियम्बल जो है वो स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, ऐसा कोर्ट ने कहा है अपने पुराने केसेस में। ठीक है, नेक्स्ट कि जो प्रस्तावना है उसका औचित्य क्या है, तो यह संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करती है। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करती है। और संविधान में कहा गया है कि संविधान की प्रस्तावना द्वारा नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता तथा समानता सुनिश्चित कराने का संकल्प व्यक्त किया गया है। तो क्या क्या मिलेगा नागरिकों को? एक तो न्याय मिलेगा, स्वतंत्रता और समानता। ठीक है, तो 3 चीजें याद रखिएगा। न्याय 3 प्रकार के दे रखे हैं प्रस्तावना में। कौन कौन से 3 प्रकार के? सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक। तो 3 प्रकार के न्याय दे रखे हैं। कैसे याद करेंगे? तो इसके लिए शॉर्ट ट्रिक है SAR, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय। ठीक है, उसके बाद स्वतंत्रता। कितनी तरह की स्वतंत्रता? 5 तरह की स्वतंत्रता। इसकी ट्रिक है याद करने की कि VADVU। ठीक है, विश्वास, V से विचार, A से अभिव्यक्ति, D से धर्म, V से
विश्वास और यू से उपासना, तो VADVU, ठीक है, वादवु, इस तरह से याद कर लीजिए। उसके बाद समानता या समता, ये दो प्रकार की, एक तो प्रतिष्ठा की समानता और दूसरी अवसर की समानता, ठीक है, तो PA से याद कर लीजिए। तो न्याय तीन प्रकार के, ट्रिक है SAR, सार, कौन कौन से, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। स्वतंत्रता पांच तरह की, VADVU, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, ठीक है। उसके बाद समानता दो तरह की, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, ठीक है। तो इस तरह से आप याद कर लीजिए कि किसमें क्या क्या है। नेक्स्ट देखते हैं कि पंथ निरपेक्ष शब्द का भी यूज किया गया है प्रस्तावना में। पंथ निरपेक्ष से क्या मतलब होता है? इसका मतलब है कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, ठीक है, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, ठीक है। जैसे आप देखते होंगे कि कई ऐसे कंट्रीज हैं जिनमें स्टेट का धर्म है, जैसे कि आप पाकिस्तान ले लीजिए तो वो मुस्लिम धर्म है, या ज्यादातर अरब जो देश हैं वो मुस्लिम धर्म को मानते हैं, तो देश का धर्म मुस्लिम है, ठीक है। लेकिन भारत का अपना कोई धर्म नहीं है। भारत क्या है? भारत सेक्युलर है, पंथ निरपेक्ष है। ठीक है। नेक्स्ट है कि क्योंकि भारत का अपना धर्म नहीं है, तो वो सभी धर्मों को तटस्थ भाव से समान संरक्षण प्रदान करेगा। इसका मतलब यह है कि भारत के नजरों में, जो भारत देश है, उसके नजरों में इसके अंदर रहने वाले समस्त नागरिकों का धर्म एक समान है। धर्म के आधार पर देश किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करेगा, ठीक है। तो सभी धर्मों को तटस्थ भाव से संरक्षण प्रदान करेगा, ठीक है। तो तटस्थ भाव ये याद रखिएगा। इक्वल प्रोटेक्शन टू ऑल रिलीजन इन अ न्यूट्रल मैनर, ठीक है, न्यूट्रल मैनर में ये प्रोटेक्ट करेगा सभी रिलीजन्स को। नेक्स्ट है कि प्रस्तावना में दिए गए आदर्शों उद्देश्यों की व्याख्या मूल अधिकार राज्य की नीति निदेशक तत्व मौलिक कर्तव्यों में दी गई है, ठीक है। तो ये जो की पॉइंट्स दे रखे हैं प्रस्तावना में, इन्हीं के आधार पर फिर मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्यों को बाद में डिराइव किया गया। फिर है व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता एवं अखंडता सुनिश्चित करना भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अंतर्गत एक संकल्प है। तो राष्ट्र की एकता एवं अखंडता, ठीक है। और अखंडता शब्द कब जोड़ा गया था? अखंडता शब्द जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। नेक्स्ट है भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य होगा, अर्थात भारत अपने आंतरिक एवं बाह्य मामले में किसी विदेशी सत्ता या शक्ति के अधीन नहीं है। भारत की संप्रभुता जनता में निहित है, ठीक है। तो भारत क्या है? भारत एक संप्रभु राज्य है, और संप्रभु राज्य की जो शक्तियां हैं वो किस में निहित हैं? जनता में निहित हैं। तभी आप प्रस्तावना अगर पढ़ेंगे तो प्रस्तावना शुरू होती है हम भारत के लोग। तो हम भारत के लोग क्या हैं? जो भारत की शक्ति है वो भारत की जनता से आती है, ठीक है। तो भारत की संप्रभुता जनता में निहित है। नेक्स्ट है भारत एक गणतंत्र है, अर्थात भारत का राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत ना होकर निर्वाचित होगा, ठीक है। तो हम जैसे कि देखते हैं कि राष्ट्रपति क्या होते हैं भारत के? वो निर्वाचित होते हैं, उनको इलेक्ट किया जाता है, ना कि पीढ़ी दर पीढ़ी, मतलब राजा का बेटा राजा बनेगा, वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं है इंडिया में, ठीक है। तो गणतंत्र है। गणतंत्र का मतलब है कि भारत का जो हेड है, जो प्रेसिडेंट है, वो इलेक्टेड प्रेसिडेंट रहते हैं, ठीक है। तो राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत ना होकर निर्वाचित होगा, ये हो गया। नेक्स्ट है भारत का समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है। यह नेहरू की अवधारणा पर आधारित है। देश के भौतिक संसाधनों का यथासंभव समानता के आधार पर वितरण होगा, ठीक है। तो समाजवाद का जो कॉन्सेप्ट होता है, समाजवाद के कॉन्सेप्ट में क्या आता है कि सभी के पास एक अगर देश में जितने भी लोग रह रहे हैं, सभी के पास बराबर मात्रा में संसाधन हो,
ठीक है? लेकिन ये जो समाजवाद की अप्रोच है, जो ट्रेडिशनल अप्रोच है, भारत में उस तरह का समाजवाद नहीं है। भारत में कैसे समाजवाद फॉलो होता है? वो होता है लोकतांत्रिक समाजवाद, ठीक है? तो लोकतांत्रिक समाजवाद फॉलो होता है और यह नेहरू की अवधारणा पर आधारित है। नेक्स्ट है भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है, लेकिन इसके कारण भारत की संप्रभुता कम नहीं होगी। राष्ट्रमंडल क्या होते हैं कि राष्ट्रमंडल देश जो है वो ऐसे देश हैं जो कभी ना कभी ब्रिटिश के शासन के अधीन रहे थे। तो जैसा कि आपको पता है कि जब ब्रिटिश ने भारत पर कब्जा किया था, उसी टाइम पर पैरेलली और भी विश्व के देशों पर ब्रिटिश ने कब्जा स्थापित किया था। पर बाद में क्या हुआ कि जिस तरह से भारत स्वतंत्र हुआ, उस तरह से कई अन्य देश भी विश्व के अलग-अलग भागों में स्वतंत्र हुए थे। परंतु स्वतंत्र होने के बाद भी वो क्या हो गए थे, वो राष्ट्रमंडल के सदस्य हो गए थे। पर ये जो राष्ट्रमंडल का सदस्य है, इसका मतलब ये नहीं है कि अभी भी वो ब्रिटिश जो शासन है, ब्रिटिश गवर्नमेंट है, उसके अकॉर्डिंग अभी भी वो अपने देश में शासन करेगा। अब क्या है, वो ब्रिटिश प्रभाव से पूरी तरह मुक्त है। तो राष्ट्रमंडल का सदस्य होने से इसकी भारत की संप्रभुता पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब क्या है संप्रभुता का, कि भारत अपने देश के बारे में किसी भी तरह के निर्णय लेने के लिए, चाहे वो अंतरराष्ट्रीय संबंधों से रिलेटेड निर्णय हो, विदेशी मामलों से रिलेटेड निर्णय हो, चाहे वो सैन्य मामलों से रिलेटेड निर्णय हो, चाहे आर्थिक, राजनीतिक किसी भी तरह के निर्णय लेने के लिए वो बाध्य नहीं है और वो होल सोल खुद ही रिस्पॉन्सिबल है अपने निर्णयों के लिए। वो किसी भी देश के इन्फ्लुएंस मतलब किसी भी देश, अन्य देश का भारत पर बाह्य प्रभाव नहीं पड़ता है निर्णय लेने के संदर्भ में, ठीक है? तो संप्रभु राज्य है भारत। तो संप्रभुता इसकी कम नहीं होती है, यद्यपि यह राष्ट्रमंडल का सदस्य है तब भी। चलिए, तो ये हमारा खत्म हो गया प्रस्तावना से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, शासन प्रणाली यानी कि गवर्नेंस सिस्टम। तो भारत, आपको पता है कि भारत क्या है, लोकतांत्रिक देश है, ठीक है, डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो यहाँ पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। देखिए, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट भी दो तरह की होती है। एक तो होती है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट और दूसरी होती है प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट यानी कि संसदीय सरकार, और प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट यानी कि अध्यक्षात्मक सरकार। तो जैसे कि भारत में क्या है, भारत में तो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है, ठीक है, लेकिन कई अन्य देश हैं जहां पर प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट भी है, यद्यपि वो देश क्या है, वो लोकतांत्रिक देश हैं, ठीक है। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में ऐसे कुछ देशों के नाम बताइए जहां पर अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली कार्य करती है। चलिए, पश्चिम का देश है, बहुत ही इन्फ्लुएंशियल देश है। तो और भी मतलब कई देश हैं जहां पर प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट कार्यरत है वर्तमान में भी। तो कमेंट बॉक्स में बताइए, ऐसे 2 देशों के नाम बताइए। देखते हैं कौन-कौन कमेंट करता है। चलिए, तो पहली जो हमने देखी थी कि संसदीय सरकार, तो संसदीय सरकार यानी कि पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। क्या होती है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट? ऐसी सरकार जिसमें कार्यपालिका अपनी नीतियों और कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। तो जैसे कि भारत में है कि कार्यों के लिए सरकार क्या होती है, अपनी विधायिका के प्रति यानी कि उत्तरदायी होती है, ठीक है। इट्स आंसरेबल टू इट्स एग्जीक्यूटिव, पार्डन, गवर्नमेंट इन विच द एग्जीक्यूटिव इज आंसरेबल टू द लेजिस्लेचर, ठीक है। एग्जीक्यूटिव्स जो होते हैं वो लेजिस्लेचर के लिए आंसरेबल होते हैं। नेक्स्ट है, संसदीय सरकार को कैबिनेट सरकार या उत्तरदायी सरकार भी कहा जाता है। भारत में इसी व्यवस्था को अपनाया गया है। तो आप देखते होंगे कि भारत में जो प्रधानमंत्री हैं उनके अंदर एक कैबिनेट वर्क करती है और टाइम टू टाइम क्या होता है कि कैबिनेट की रीशफलिंग भी होती रहती है, ठीक है। तो वो रीशफलिंग क्यों होती है, कि गवर्नमेंट की प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो ये क्या होता है कि ये
उत्तरदायी सरकार होती है। ठीक है, कैबिनेट सरकार या उत्तरदायी सरकार इसको कहा जाता है, संसदीय सरकार को। फिर है सर्वप्रथम संसदीय सरकार ग्रेट ब्रिटेन में परिलक्षित हुई थी। यहाँ राष्ट्रपति शासन का औपचारिक प्रमुख मात्र होता है। ठीक है, और भारत में क्या होता है कि भारत में भी राष्ट्रपति होता है, परंतु भारत का राष्ट्रपति जो होता है वो निर्वाचित राष्ट्रपति होता है। ठीक है, नेक्स्ट अध्यक्षात्मक सरकार यानी कि प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट देख लेते हैं। प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट में क्या होता है कि कार्यपालिका अपनी नीतियों एवं कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती। संसदीय में विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती थी, परंतु अध्यक्षात्मक यानी कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम में कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। ठीक है, इसे गैर संसदीय या गैर उत्तरदायी व्यवस्था कहा जाता है। भारतीय शासन प्रणाली में शासन का संचालन संविधान के प्रावधानों के अनुरूप होता है। भारत में विधि का शासन है। ठीक है, अब हम भारतीय शासन प्रणाली से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो देख रहे हैं। अभी हमने क्या देखा, अभी हमने पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट और प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट में डिफरेंस देखा। अब हम देख लेते हैं कि भारतीय शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। तो भारतीय शासन प्रणाली में शासन का संचालन संविधान के प्रावधानों के अनुरूप होता है। भारत में विधि का शासन है। ठीक है, तो भारत में क्या है, भारत में रूल ऑफ लॉ है। ठीक है, इसीलिए आपने देखा होगा कि जो भी एक्ट बनते हैं भारत सरकार के द्वारा, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, वो एक्ट किसको ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं, संविधान के मानकों के अनुसार एक्ट का निर्माण किया जाता है। ठीक है, देन भारतीय संविधान ना तो पूर्णतः संघात्मक है और ना ही पूर्णतः एकात्मक, इसी कारण इसे अर्ध संघात्मक कहा जाता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि भारत का संविधान क्या है, अर्ध संघात्मक है। ठीक है, इट इज नीदर कंप्लीटली फेडरल नॉट कंप्लीटली यूनिटरी, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सेमी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट, जी ऑस्टिन के अनुसार भारत का संविधान सहकारी परिसंघीय संविधान है। तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि किसने कहा था कि भारत का संविधान सहकारी परिसंघीय संविधान है? Who stated whether Constitution of India is quasi federal? याद रखिएगा वर्ड इंग्लिश में क्वाजी फेडरल यानी कि अर्धसंघीय। अर्धसंघीय कहा था इसको, पार्डन, सहकारी हम पढ़ रहे थे। सहकारी परिसंघीय संविधान को कहा जाता है कोऑपरेटिव फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। कोऑपरेटिव फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कहा था जी ऑस्टिन ने, और केसी वेयर ने कहा था इसको अर्धसंघीय यानी कि क्वासी फेडरल। ठीक है, तो दोनों के नाम याद रखिएगा। जी ऑस्टिन ने तो कहा था इसको कोऑपरेटिव फेडरल और केसी वेयर जी ने कहा था इसको क्वासी फेडरल। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस है, नामों में याद रखिएगा कि किसने क्या कहा था। फिर है भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य, समाजवादी राज्य, राजनीतिक समानता, पंथ निरपेक्षता, लोकतंत्रात्मक गणराज्य आदि दर्शनों को आत्मसात किया है। ठीक है, तो जैसा कि हमने प्रियम्बल में भी देखा था, ये सभी वर्ड मेंशन किए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कल्याणकारी राज्य का दर्शन राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत निहित है। तो कल्याणकारी राज्य का जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ पर आता है, भारत के जो संविधान का भाग 4 है नीति निर्देशक तत्व, उसके अंतर्गत कल्याणकारी राज्य के पॉइंट्स को लिया गया, जो फिलॉसफी है कल्याणकारी राज्य की उसके पॉइंट्स को इंक्लूड किया गया है डीपीएसपी में। भारतीय संविधान कठोर और नम्य का मिश्रण माना जाता है। ठीक है, तो भारतीय संविधान क्या है, इट इज रिजिड एज वेल एज इट इज फ्लेक्सिबल ऑल्सो। क्यों है ये रिजिड और फ्लेक्सिबल, क्योंकि
कुछ इसके जो संविधान के प्रोविजन हैं उनमें आसानी से संशोधन किया जा सकता है, जबकि कुछ संविधान के ऐसे प्रोविजंस हैं जिनमें राज्यों की और केंद्र की दोनों की सहमति आवश्यक होती है। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है कि संविधान हमारा कठोर भी है और नम्य भी है। ब्रिटिश संसद लिखित संविधान के अभाव में संप्रभु निकाय है, जबकि भारतीय संसद की शक्तियां एवं कार्यप्रणाली संविधान की सीमाओं के अधीन है। ठीक है, तो जो भारतीय संसद है वो संविधान में जो लिखा गया है उसकी सीमाओं के अंतर्गत ही कार्य कर सकता है, उससे परे नहीं। जबकि ब्रिटिश संसद में इस तरह का लिखित संविधान फॉलो करें ऐसा कुछ बॉदरेशन नहीं है। ठीक है, तो इसके मतलब लिखित संविधान के अभाव में संप्रभु निकाय है ब्रिटिश संसद, लेकिन भारतीय संसद को अपनी कार्य प्रणाली के लिए संविधान को फॉलो करना अति आवश्यक है। फिर अनुच्छेद 300 के अनुसार भारत की सरकार का कानूनी नाम द यूनियन ऑफ इंडिया है। ठीक है, तो द यूनियन ऑफ इंडिया कहाँ पर लिखा गया है? ये अनुच्छेद 300 में लिखा गया है। भारत का संविधान एक संघीय प्रणाली का प्रावधान करता है। भारत का संविधान एक संघीय प्रणाली का प्रावधान करता है क्योंकि केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का स्पष्टता विभाजन है, यद्यपि यह पूर्ण संघ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था कि संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है। ठीक है, तो किसने कहा था? ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने कहा था कि संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है। अब कुछ इंपॉर्टेंट और फैक्ट्स देख लेते हैं राष्ट्र के प्रतीक के बारे में। इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई बार। तो हमारा राष्ट्रीय ध्वज यानी कि नेशनल फ्लैग अडॉप्ट किया गया था, स्वीकृत हुआ था ये 22 जुलाई 1947 को। ठीक है, राष्ट्रगान हमारा अपनाया गया था ये 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रगीत भी 24 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया गया था। राष्ट्रीय मुद्रा 15 जुलाई 2010 को क्या बनी? रुपया बनी। और इसका सिंबल क्या है? इसका सिंबल है इस तरह का रा और दो बराबर लाइंस। ठीक है, ये क्या है? ये जो दो बराबर लाइंस है ये इक्वालिटी को शो करती हैं। ठीक है, समानता को शो करती हैं। तो रुपए के सिंबल में आपने देखा होगा यूं दो लाइन बनी रहती हैं। फिर है राष्ट्रीय पुष्प कमल, लोटस। राष्ट्रीय नदी गंगा है हमारी। राष्ट्रीय पंचांग 22 मार्च 1957 जो कि शक संवत पर आधारित है। ठीक है, इस तरह का भी क्वेश्चन आया है कि राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है? विक्रम संवत, शक संवत। ठीक है, इस तरह के ऑप्शन दे रखे हैं, तो किस पर आधारित है? ये शक संवत पर आधारित है। ठीक है, ये याद रखिएगा, शक। अब ये बताइए कमेंट बॉक्स में जिन्होंने भी हिस्ट्री पढ़ी है कि शक शासकों का शासन भारत में कौन सी सदी में रहा है? ईसवी में रहा है, ईसा पूर्व में रहा है? कब आए थे शक भारत में? ये कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, तो आज मैं क्वेश्चन खूब सारे पूछने वाली हूँ और सभी लोगों को, जो भी लेक्चर देख रहे हैं सब लोगों को आंसर करना है। अगर नहीं पता है तो गूगल सर्च करके आंसर करिए, पर आंसर करना मस्ट है। चलिए अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। ठीक है, तो अब हम क्या शुरू कर रहे हैं? अब हम शुरू कर रहे हैं भारतीय संविधान का भाग 1। ठीक है, भाग 1। भाग 1 अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। ठीक है, कहाँ किसके बारे में? राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र के बारे में। तो इसमें हम एक एक अनुच्छेद से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले अनुच्छेद 1 यानी कि आर्टिकल नंबर 1 में क्या क्या है वो देखते हैं।
अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत राज्यों का एक संघ है, ठीक है? अ यूनियन ऑफ स्टेट है। इंडिया इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। फिर है भारतीय परिसंघ राज्यों के साथ किसी समझौते का परिणाम नहीं है, अतः राज्यों को संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है, ठीक है? तो कोई भी राज्य अगर चाहे भी तब भी यह भारतीय संघ से अलग नहीं हो सकता। फिर है भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं जो राज्य क्षेत्र की डेफिनिशन है, उसमें क्या-क्या आता है? उसमें एक तो आता है राज्यों के राज्य क्षेत्र, दूसरे आते हैं संघ राज्य क्षेत्र, तीसरा आता है ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए गए हैं। सच अदर टेरिटरीज एज मे बी अक्वायर्ड, ठीक है? तो अगर भारत मान लीजिए किसी अन्य देश के या किसी अन्य द्वीप को या किसी मतलब भारतीय संघ से परे किसी भी भूभाग को अधिग्रहित करता है तो उसे भी राज्य क्षेत्र का अंग माना जाएगा, ठीक है? अब देख लेते हैं अनुच्छेद नंबर 2, आर्टिकल नंबर 2 में क्या दे रखा है। अनुच्छेद 2 में है संसद को संघ में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना करने के लिए विधि बनाने का अधिकार है, ठीक है? तो नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना कहाँ दे रखा है? ये दे रखा है अनुच्छेद 2 में। पावर टू मेक लॉज फॉर एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स इनटू द यूनियन। फिर है नए राज्यों के गठन या वर्तमान राज्यों के सीमा क्षेत्र या नामों में परिवर्तन की शक्ति भी संसद को प्राप्त है। तो संसद चाहे तो नए राज्यों का गठन कर सकता है या वर्तमान राज्यों के सीमा क्षेत्र में सीमा क्षेत्र या नामों में परिवर्तन कर सकता है। तो जैसे कि आपने देखा कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश अलग-अलग भागों में टूट गए, ठीक है? पहले पूरा आंध्र प्रदेश हुआ करता था, लेकिन फिर उससे तेलंगाना अलग कर दिया गया। या झारखंड का निर्माण, छत्तीसगढ़ का निर्माण, उत्तराखंड का निर्माण भी इसी अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है, ठीक है? तो ये हो गया आर्टिकल नंबर 2। अब देख लेते हैं अनुच्छेद 3 में क्या दे रखा है। अनुच्छेद 3 में दे रखा है कि संसद साधारण बहुमत से किसी नए राज्य का गठन या किसी वर्तमान राज्य के क्षेत्र सीमा या नाम में परिवर्तन कर सकती है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज याद रखने वाली है कि अगर संसद को किसी नए राज्य का गठन करना हो या किसी वर्तमान राज्य के क्षेत्र सीमा या नाम में परिवर्तन करना हो तो उसे किस बहुमत की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है? तो इसमें साधारण बहुमत की आवश्यकता पड़ती है, ना कि विशेष बहुमत की, ठीक है? तो साधारण बहुमत से परिवर्तन हो सकता है। फिर इम्पोर्टेंट पॉइंट है अनुच्छेद 3 का, इसके लिए संबंधित विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश से ही संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो इस तरह के विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए क्या जरूरी होता है? पहले राष्ट्रपति के सिफारिश जरूरी होती है, ठीक है? तो राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत किया जाएगा। नेक्स्ट है आर्टिकल नंबर 4, अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 4 में दिया गया है संसद द्वारा अनुच्छेद 2 एवं अनुच्छेद 3 के अंतर्गत बनाई गई विधि अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान में संशोधन करने वाली विधि नहीं समझी जाएगी, ठीक है? तो अगर अनुच्छेद 2 या अनुच्छेद 3 के अंतर्गत किसी लॉ का निर्माण किया गया है तो वो संविधान संशोधन यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा, ठीक है? तो ये 368 के प्रयोजनों से के लिए संविधान संशोधन वाली विधि नहीं समझी जाएगी, ठीक है? फिर है कि वेरुवाड़ी मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह धारित किया कि किसी राज्य के किसी भूभाग को विदेशी राज्यों को सौंपने के लिए अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन करना होगा, ठीक है? तो
वैसे तो अगर 2 या 3 के अंतर्गत कोई विधि होता है, तो वो संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर किसी राज्य के भूभाग को विदेशी को सौंपना हो, ठीक है? तो फिर अनुच्छेद 368 में संशोधन करना पड़ेगा इसके लिए। ऐसा किस मामले में माना गया? बेरूबाड़ी मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना। ठीक है? नेक्स्ट है भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था, और उससे इंपॉर्टेंट जो भी फैक्ट्स हैं वो हम देख लेते हैं। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 27 नवंबर 1947 को एस के धर की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय भाषाई प्रांत आयोग का गठन किया गया था। देखिए, जब भारत स्वतंत्र हुआ था, ठीक है, 15 अगस्त 1947 को जब भारत स्वतंत्र हुआ था, उस समय भारत में कई सारे राजाओं का राज्य था, कई छोटी बड़ी देसी रियासतें हुआ करती थी। तो देश के समक्ष ये समस्या उत्पन्न हो गई कि अब हमें एक भारतीय संघ का निर्माण करना है। तो उसके लिए किस तरह से हम इन जो छोटी-छोटी रियासतें हैं या कई तरह के राज्य हैं, इनको कैसे पुनर्गठन करें, इनको कैसे हम स्ट्रक्चराइज़ करें। तो उसके लिए स्वतंत्रता के बाद से विभिन्न तरह की कमेटियों का गठन किया गया था। तो सबसे पहली जो कमेटी बनी हुई थी वो 27 नवंबर 1947 को बनी थी, एस के धर की अध्यक्षता में, ठीक है? और भाषाई प्रांत आयोग का इसमें गठन किया गया था। किसका गठन किया गया था इसमें? लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन का। अब ये जो एस के धर कमेटी थी, आयोग था, इन्होंने दिसंबर 1948 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और इसमें राज्यों के पुनर्गठन का सुझाव दिया। किस आधार पर? प्रशासनिक, भौगोलिक और वित्तीय सुविधा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का सुझाव दिया। ध्यान दीजिएगा कि इसमें भाषाई आधार पर पुनर्गठन का सुझाव नहीं दिया गया था, जबकि वर्तमान में जो राज्यों का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, जो सेपरेशन किया गया है, वो भाषाई आधार पर किया गया है। जैसे कि आप देखते होंगे कि एक पर्टिकुलर राज्य में आज जो वर्तमान में जो प्रणाली है कि राज्य जो है वो एक राज्य एक तरह की भाषा बोलता है, लेकिन शुरुआत में जो कमेटीज बनी हुई थी उन्होंने भाषा को राज्यों का आधार नहीं माना था। ठीक है, नेक्स्ट कमेटी बनी, फिर इसके बाद एस के धर की अध्यक्षता की कमेटी के बाद नेक्स्ट कमेटी बनी जेवीपी समिति। इन्होंने 1949 की अपनी रिपोर्ट में भाषाई आधार पर राज्यों के गठन का विरोध किया था। ठीक है, तो इन्होंने विरोध किया था कि राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर नहीं होना चाहिए था। फिर दिसंबर 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में फिर से एक कमेटी बनी। इसमें 3 सदस्य थे। कौन-कौन थे? पहले तो थे के.एम. पन्नीकर, दूसरे हृदयनाथ कुंजरू, ठीक है, और फजल अली, ठीक है। तो इन्होंने फिर से राज्य पुनर्गठन आयोग गठित किया। इस आयोग ने 1953 में ये गठित हुई और 30 दिसंबर 1955 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। इसके आधार पर इस रिपोर्ट में क्या कहा गया था कि 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया जाना चाहिए। तो इसी के आधार पर, इस रिपोर्ट के आधार पर 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया था। ठीक है, किसके आधार पर? ये रिपोर्ट थी फजल अली। ठीक है, भाषाई आधार पर गठित पहला राज्य आंध्र प्रदेश था, जिसका गठन 1 अक्टूबर 1953 को किया गया था। तो फाइनली देखिए, जो भी कमेटी बनी सभी ने अपोज किया कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन आंध्र प्रदेश में एक तरह से एक मूवमेंट शुरू हो गया, आंदोलन शुरू हो गया कि भाषाई आधार पर ही राज्यों का पुनर्गठन किया जाना चाहिए। और एक महानुभाव थे, वो क्या किया, उन्होंने आमरण अनशन पर बैठ गए
और कई दिनों के आमरण अनशन के बाद फिर उनकी मृत्यु हो गई। तो एक तरह से गवर्नमेंट पर बहुत ज़्यादा दबाव उत्पन्न हो गया कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाना चाहिए। तो जब उन महानुभावों की मृत्यु हो गई तो फिर मांग ने और जोर पकड़ लिया और परिणाम स्वरूप फिर 1 अक्टूबर 1953 को भाषाई आधार पर पहला राज्य गठित किया गया, जिसका नाम क्या पड़ा? आंध्र प्रदेश पड़ा। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्या बताएंगे? उन महानुभावों का नाम बताएंगे जिनकी मृत्यु आमरण अनशन के पश्चात हो गई थी। ठीक है, चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट है नए राज्यों का गठन। अब पहला राज्य तो बन गया 1953 में, फिर बना गुजरात। नेक्स्ट गुजरात का गठन हुआ 1960 में। तो अब आपको करना क्या है कि आपको ये क्रोनोलॉजी याद करनी है, ठीक है? अगर आप इतना एग्जैक्ट डेट जो डेट या ईयर है वो ना भी याद करें, तो आप एक क्रोनोलॉजी याद कर लीजिए कि कौन सा राज्य पहले बना और कौन सा राज्य बाद में बना, ठीक है? तो गुजरात, उसके बाद फिर नागालैंड, फिर हरियाणा बना, उसके बाद हिमाचल बना, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल, गोवा। उसके बाद 2000 में 3 राज्यों का गठन हुआ। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़, 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड और 15 नवंबर 2000 को झारखंड का गठन किया गया। फिर तेलंगाना का गठन 2 जून 2014 को किया गया, तेलंगाना राज्य का। उसके बाद लद्दाख और जम्मू कश्मीर 2 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया 31 अक्टूबर 2019 को। उसके बाद 26 जनवरी 2020 को दमन दीव दादर नागर हवेली का गठन किया गया। पहले ये दोनों अलग अलग हुआ करते थे, दमन दीव और दादर नागर हवेली। अब क्या है, वर्तमान में इन दोनों को मिलाकर एक नया केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, ठीक है? तो ये क्रोनोलॉजी आप एक बार याद रखिएगा। अब हम पढ़ लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक, नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप। कहां से कहां तक? अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक, आर्टिकल 5 टू आर्टिकल 11, ठीक है? तो नागरिकता कहां पर दी गई है? संविधान के भाग 2 में 5 से 11 में, ठीक है? और भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। इसका मतलब क्या है कि भारतीय नागरिक सिर्फ भारत के ही नागरिक हो सकते हैं। अगर वो किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं तो बाय डिफॉल्ट उनकी भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगी, ठीक है? तो वो जो भारत के नागरिक हैं वो किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण नहीं कर सकते हैं, ठीक है? और अगर उनको नागरिकता खत्म करनी है, अगर उनको किसी और देश की नागरिकता ग्रहण करनी है तो उनको भारत की नागरिकता को खत्म करना पड़ेगा, तभी वो दूसरे देश की नागरिकता को ग्रहण कर सकते हैं। अब ये है कि भारत की नागरिकता किस तरह से प्राप्त की जा सकती है। तो एक तो जन्म से प्राप्त की जा सकती है कि यदि किसी व्यक्ति का जन्म हुआ हो भारत में। फिर वंश परंपरा से मतलब मम्मी पापा दादा दादी भारत के नागरिक हो तो बाय डिफॉल्ट जो बच्चा होगा वो भी भारत का नागरिक बन जाएगा। फिर पंजीकरण से यानी कि रजिस्ट्रेशन से, जैसे कि मान लीजिए कि कोई भारतीय नागरिक है और उसने किसी विदेशी से शादी कर ली। अब वो विदेशी भारत में रहने आएगा, ठीक है? तो कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है कि इतने ड्यूरेशन तक रहना चाहिए और उसके बाद फिर वो रजिस्ट्रेशन के थ्रू भारत में एज ए इंडियन सिटीजन खुद को रजिस्टर करवा सकता है। या जरूरी नहीं है कि मैरिज का ही केस हो, अगर कोई बाहर दूसरे देश का नागरिक भारत में आकर रहना चाहता है तो भी जो कंडीशंस है वो फॉलो करना चाहिए कि इतने कुछ टाइम ड्यूरेशन है कि इतने वर्षों तक वो भारत में रहना चाहिए। और बाकी जो भी जो नियम है उनको मतलब जो भी क्या बोलेंगे कि जो भी गाइडलाइंस है वो फॉलो करने के बाद किसी अन्य देश का नागरिक भारत का नागरिक बन सकता है बाय रजिस्ट्रेशन, ठीक है? पंजीकरण के द्वारा। फिर देशीयकरण से यानी कि नेचुरलाइजेशन और भूमि के अर्जन द्वारा।
इनकॉर्पोरेशन बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरीज। इसका मतलब क्या है कि अगर भारत, मान लीजिए भारत ने किसी अन्य देश पर आक्रमण किया और वहां को कॉन्कर कर लिया, वहां दूसरे देश को जीत लिया, तो बाय डिफॉल्ट उस देश के नागरिक जो होंगे वो फिर भारत के नागरिक कहलाई जाने लगेंगे। ठीक है, तो 5 तरीके हैं जिनके द्वारा कोई भी व्यक्ति भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। अब नागरिकता का अंत कैसे होता है? तो किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर स्वतः नागरिकता का, भारतीय नागरिकता का अंत हो जाएगा, क्योंकि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। उसके बाद है कि नागरिकता का स्वतः परित्याग करने पर, कि वॉलंटरली कोई छोड़ दे। मान लीजिए कोई बंदा है, यूएसए में जॉब करने गया और थोड़े दिन के बाद वो यूएसए में ही रहने लगा और उसने ग्रीन कार्ड, वो यूएसए के सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर दिया। अब वो यूएसए का नागरिक बन गया, तो वो क्या करेगा कि वॉलंटरली भारत की नागरिकता छोड़ देगा कि मैं ऑलरेडी यूएस का सिटीजन हूँ और इसलिए मैं अब भारत का नागरिक नहीं रहना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा कि स्वतः परित्याग हो गया। उसके बाद सरकार द्वारा वंचित करने पर, तो सरकार अगर चाहे तो नागरिकता को क्या कर सकती है, रिकॉल कर सकती है। ठीक है, नागरिकता को से वंचित कर सकती है किसी भी व्यक्ति को। मतलब ऐसे नहीं कर सकती, मतलब जैसे कि आतंकवाद रिलेटेड एक्टिविटीज में या किसी दंड के परिणाम स्वरूप भारतीय सरकार अगर चाहे तो किसी नागरिक को उसकी नागरिकता से वंचित कर सकती है। फिर है नागरिकता संशोधन विधेयक। कब पारित हुआ था? तो नागरिकता संशोधन विधेयक को 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी मिली थी और 10 जनवरी 2020 से यह लागू हुआ था। ठीक है, तो नागरिकता संशोधन विधेयक कब से लागू हुआ है? 10 जनवरी 2020 से लागू हुआ है, ये याद रखिएगा डेट। चलिए, अब हम जो अनुच्छेद है नागरिकता के अंतर्गत वो देख लेते हैं, 5 से लेकर 11 तक। तो अनुच्छेद 5 यानी कि आर्टिकल 5 में क्या दे रखा है? आर्टिकल 5 में दे रखा है, संविधान के प्रारंभ के समय जन्म, वंश पंजीकरण तथा देशीकरण के आधार पर नागरिकता का प्रावधान किया गया है आर्टिकल 5 में। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट यहां से देख लेंगे आर्टिकल नंबर 5। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर अनुच्छेद 5 में क्या है कि जन्म, वंश पंजीकरण और देशीकरण के आधार पर नागरिकता। 4 चीजें याद रखिएगा, जन्म, वंश पंजीकरण और देशीकरण। फिर अनुच्छेद 6 में दे रखा है कि पाकिस्तान से भारत प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार, सिटीजनशिप राइट ऑफ सर्टेन पर्सन हु हैव माइग्रेटेड टू पाकिस्तान। ठीक है, तो ये जब भारत विभाजन हुआ था 1947 में, तो कई ऐसे नागरिक थे जो कि भारत से पाकिस्तान रहने गए थे और कई ऐसे नागरिक थे जो पाकिस्तान से भारत आए थे। उनके संबंध में प्रावधान किया गया है अनुच्छेद नंबर 6 में। अनुच्छेद 7 में है पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार, सिटीजनशिप राइट्स ऑफ सर्टेन पर्सन हु हैव माइग्रेटेड टू पाकिस्तान। तो अनुच्छेद 6 में जो पाकिस्तान से भारत आए और अनुच्छेद 7 में जो भारत से पाकिस्तान गए। ठीक है, अनुच्छेद 8 में दे रखा है भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ नागरिकों, कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। तो इंडियन ऑरिजिन रिजाइडिंग आउटसाइड इंडिया, राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन, those who are residing outside of India। नेक्स्ट है 9, अनुच्छेद नंबर 9। इसमें दे रखा है विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्ति का नागरिक ना होना। ठीक है, अनुच्छेद 10 में है नागरिकता के अधिकारों का बना रहना।
और अनुच्छेद 11 में दे रखा है संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना। क्लियर? तो ये हो गए हमारे नागरिकता के संबंधित सभी आर्टिकल्स। अब हम देख लेते हैं मूल अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स कहाँ दे रखे हैं? संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 के बीच में मूल अधिकारों का विवरण है। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं मूल अधिकारों के बारे में और उसके बाद जो भी अनुच्छेद है उनको हम एक एक करके कवर करेंगे। तो जो मूल अधिकार की मांग थी वो सबसे पहले 1928 में मोतीलाल नेहरू द्वारा नेहरू रिपोर्ट में की गई थी। ठीक है, तो सबसे पहली मांग की गई थी नेहरू रिपोर्ट में, जो कब दी गई थी? 1928 में। और ये नेहरू रिपोर्ट दी थी जवाहरलाल नेहरू के पिताजी मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा। ठीक है, 1945 ईस्वी में तेज बहादुर सप्रू ने भी मूल अधिकार की मांग की थी। ठीक है, उसके बाद मूल अधिकार का सर्वप्रथम विकास ब्रिटेन में हुआ था। तो सर्वप्रथम विकास कहाँ हुआ था? ब्रिटेन में, ना कि अमेरिका में। ठीक है, ये याद रखिएगा, विकास ब्रिटेन में। उसके बाद मूल अधिकारों पर संविधान सभा में एस राधाकृष्णन ने कहा था कि यह हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा और विश्व के साथ किया गया एक समझौता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा एस राधाकृष्णन जी का कथन। फिर है मूल अधिकार वे अधिकार होते हैं जो व्यक्ति के जीवन के लिए मूलभूत तथा अपरिहार्य होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। तो देखिए, कोई भी मनुष्य होता है वो जन्म लेता है, तो जन्म लेने के से ही उसे क्या होता है? उसे जीवन जीने के लिए कुछ मूल अधिकारों की आवश्यकता होती है। तो जिसके द्वारा वो जो उनका उसका मानव जन्म हुआ है वो उसको फुलफिल मतलब उसका भरपूर तरह से उपयोग कर सके। एक तरह से ये बोलिए कि ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति मतलब किसी व्यक्ति ने जन्म लिया है तो ऐसा है कि वो बंधुआ है और वो उसे किसी की जैसे आपने देखा होगा कि प्राचीन काल में दास प्रथा चलती थी, गुलामी प्रथा चलती थी। तो मनुष्य तो स्वतंत्र पैदा हुआ, लेकिन बाद में पृथ्वी पर आकर पता चला कि अरे हम तो गुलाम हैं या हम तो दास हैं। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए, सभी को अपना जीवन जीने का अधिकार होना चाहिए और उसके पास जैसे कि अन्य लोगों के पास जीवन के प्रति अपॉर्च्युनिटीज़ है, अवसर हैं, उसी तरह से जो एक देश के नागरिक हैं, उन सभी नागरिकों के पास हर समान तरह का अधिकार होना चाहिए। ठीक है, तो इसे क्या बोला जाता है? इसे मूल अधिकार बोला जाता है। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि कौन-कौन से मूल अधिकार हैं जो कि भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। नेक्स्ट है, तो ये हो गया कि मूल अधिकार क्या होते हैं, जो कि मूलभूत तथा अपरिहार्य होने के कारण नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। जीवन के लिए मूलभूत है तथा अपरिहार्य है। उसके बाद है भारत में मौलिक अधिकार राज्य कृत्य के विरुद्ध एक गारंटी है। इन्हें आपातकालीन स्थिति में ही निलंबित किया जा सकता है। तो जो मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राज्य है वो राज्य के विरुद्ध गारंटी है, ये याद रखिएगा। ठीक है, और इन्हें आपातकाल में ही निलंबित किया जा सकता है, नहीं तो इन्हें निलंबित नहीं किया जा सकता। अब हम देख लेते हैं कि मूल अधिकार संबंधी संवैधानिक प्रावधान कौन-कौन से हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिलेटिंग टू फंडामेंटल राइट्स। तो भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 मूल अधिकार के बारे में है। यह संयुक्त राज्य के बिल ऑफ राइट से प्रेरित है। तो जैसे संयुक्त राज्य में बिल ऑफ राइट्स आया था, उसी तरह से भारत में क्या है, भारत में उसी कॉन्सेप्ट पर मूल अधिकारों को बनाया गया है। मूल अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, फिर है कुछ मौलिक अधिकार व्यक्तियों के विरुद्ध भी प्रदान किए गए हैं, जैसे अनुच्छेद
15(2), अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 23 और 24। ठीक है, तो ये किसके विरुद्ध है? ये व्यक्तियों के विरुद्ध विरुद्ध हैं। तो ये याद रखिएगा कि जो सारे मौलिक अधिकार हैं वो तो राज्य के विरुद्ध हैं, लेकिन कुछ पर्टिकुलर व्यक्तियों के विरुद्ध हैं, जैसे कि 15(2), अनुच्छेद 17 और 23-24। ठीक है, केवल नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार कौन से हैं? जो कि सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं। तो ये है 15, 16, 19, 29, 30। ठीक है, तो ये 5 याद करिएगा, 15, 16, 19, 29 और 30। ठीक है, 5। उसके बाद है कि अनुच्छेद 359 के अनुसार आपात के समय राष्ट्रपति अनुच्छेद 20 तथा 21 के अलावा सभी मूल अधिकारों को निलंबित कर सकता है। तो जब इमरजेंसी लागू हो तो बाकी तो मूल अधिकार निलंबित हो जाएंगे, लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 तब भी निलंबित नहीं होगा। ठीक है, अनुच्छेद 20 और 21 तब भी निलंबित नहीं होगा जबकि आपातकाल लगा हुआ होगा। उसके बाद है मूल अधिकार प्रकृति में सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों हैं। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स आर बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इन नेचर। मूल अधिकार न्याय योग्य हैं। ठीक है, यानी कि इनका उल्लंघन होने पर कोई व्यक्ति न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है, तो ये न्याय योग्य होते हैं। उसके बाद है कि मूल अधिकार का अद्यतन नहीं किया जा सकता है। फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी वेव्ड। ठीक है, अब वर्तमान में जो कुल जो मौलिक अधिकार है उनको 6 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से 6 मूल अधिकार हैं वो? पहला तो है इसमें से समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी। ठीक है, तो समानता का अधिकार, और आपको ये भी याद करना है कि कौन से अनुच्छेद से कौन से अनुच्छेद तक, ये अनुच्छेद 14 से 18 तक है। फिर है स्वतंत्रता का अधिकार, ये अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक, 19 to 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23, 24। उसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये है अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक, 25 to 28। ठीक है, फिर 5वें नंबर पर आता है मौलिक अधिकार संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29, 30 में, राइट रिलेटेड टू कल्चर एंड एजुकेशन। 6वें नंबर पर आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है, आर्टिकल 32। तो ये याद रखिएगा कि कौन कौन से 6 अधिकार हैं। तो अब इसमें देखिए कि बाकी तो पहले 5 हैं, उनमें तो सीधे सीधे अधिकार है, लेकिन अनुच्छेद 32 जो है वो भी एक तरह का मौलिक अधिकार है, जो कि है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, तो ये 6 हो गए हमारे मूल अधिकार, जो कि भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। अब हम देख लेते हैं कि कौन से अधिकार में क्या दिया गया है। तो हम आर्टिकल वाइज चलते हैं। तो सबसे पहले राइट टू इक्वालिटी यानी कि समानता का अधिकार, कहाँ से कहाँ तक? अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक, 14 to 18 तक। ठीक है, अनुच्छेद 14 में क्या दे रखा है? अनुच्छेद 14 में दिया है कि राज्य किसी व्यक्ति को भारतीय राज्य में विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। तो जितने भी भारतीय राज्य क्षेत्र में व्यक्ति हैं उनको क्या मिलेगा? उनको विधि के समक्ष समता मिलेगी। ठीक है, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ठीक है, नेक्स्ट है मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ के वाद में विधि के शासन को संविधान का आधारभूत ढांचा घोषित किया गया है। तो विधि का शासन संविधान का आधारभूत ढांचा है, ऐसा कब कहा? मिनर्वा मिल्स मामले में कोर्ट ने कहा था। नेक्स्ट है समता का अधिकार,
आत्यंतिक नहीं है। द राइट टू इक्वालिटी इज नॉट एब्सोल्यूट। ठीक है, तो ये हो गया अनुच्छेद 14। अब देखते हैं कि अनुच्छेद 15 में क्या क्या दे रखा है। अनुच्छेद 15 में दे रखा है, राज्य धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं करेगा। यानी कि भारतीय राज्य के अंदर धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। फिर आता है अनुच्छेद नंबर 16, आर्टिकल नंबर 16, लोक नियोजन में अवसर की समानता, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट है अनुच्छेद 17, अस्पृश्यता का अंत, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, आर्टिकल नंबर 17। बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल, बहुत बार इससे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अनुच्छेद 18, उपाधियों का अंत, आर्टिकल 18, अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। ठीक है, मद्रास बनाम चंपकराव दोजन राव इन 1951 के मामले में अनुच्छेद 15 को संशोधित किया गया था। इसके तहत सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए राज्य विशेष उपबंध करने का प्रावधान किया गया है। तो इसमें क्या किया गया था कि जो अभी आप वर्तमान में रिजर्वेशन देखते हैं, SC, ST, OBC रिजर्वेशन, तो इसके लिए राज्यों द्वारा रिजर्वेशन का प्रोविजन किया जा सकता है। ठीक है, ऐसा प्रावधान कब किया गया था? मद्रास बनाम चंपकम दोराय राजन मामले में 1951 के। फिर है कि शैक्षिक संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 15(4) के तहत किया गया है। ठीक है, तो रिजर्वेशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इज प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 15(4). नेक्स्ट है अनुच्छेद 15(5) के तहत निजी शिक्षण संस्थानों में छात्रों के प्रवेश के लिए स्थानों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 15(5) प्रोवाइड्स फॉर रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर एडमिशन ऑफ स्टूडेंट्स इन प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। तो राज्य के जो शिक्षा संस्थान है उनमें आरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 15(4) में, और जो निजी संस्थान है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, उनमें आरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 15(5) में किया गया है। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16(1) और 16(2) के तहत राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता की प्रत्याभूति प्रदान की गई है। क्लियर? नेक्स्ट है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को अनुच्छेद 14 या 16 के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है। ठीक है, तो समान कार्य के लिए समान वेतन क्या है? ये मौलिक अधिकार है। ठीक है, नेक्स्ट, संसद द्वारा अस्पृश्यता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्राप्त है, जिसके तहत अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 पारित कर दंड का प्रावधान किया गया है। तो अनटचेबिलिटी अभी वर्तमान में क्या है? इट्स अ क्राइम। ठीक है, इसके लिए दंड का प्रावधान है। 1976 ईस्वी में इसका नाम सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 कर दिया गया। ठीक है, तो अभी इसका नाम क्या है? सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। और ये किससे रिलेटेड है? ये अस्पृश्यता से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा आप। नेक्स्ट देख लेते हैं स्वतंत्रता का अधिकार।
राइट टू फ्रीडम। ठीक है, कहां से कहां तक? अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक। अनुच्छेद 19 है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आर्टिकल 19 इज अबाउट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। क्या दे रखा है इसमें? अनुच्छेद 19 में दे रखा है, अनुच्छेद 19 एक में अनुच्छेद 19 एक के तहत प्रदत्त 6 मूलभूत स्वतंत्रताओं का स्थान सर्वप्रमुख है। ठीक है, कौन कौन सी स्वतंत्रता है ये? इसमें 6 तरह की स्वतंत्रताओं का वर्णन किया गया है। पहली है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण एवं निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता, फिर है संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता, भारत के राज्य क्षेत्र में आबाद संचरण करने की स्वतंत्रता, किसी भी भाग में निवास करने या बस जाने की स्वतंत्रता, और आजीविका व्यापार करने की स्वतंत्रता। इसका मतलब है कि कोई भी भारत का नागरिक है, उसे फ्रीडम ऑफ स्पीच है, वो शांतिपूर्ण और निरायुध मतलब बिना हथियारों के सम्मेलन कर सकता है, वो कोई भी संगठन या संघ बना सकता है, भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में भारत का नागरिक आबाद संचरण कर सकता है, और वह किसी भी भाग में निवास कर सकता है या बस सकता है। ठीक है, तो ये 6 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है जो कि नागरिकों को संविधान द्वारा प्रदत्त किए गए हैं। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधीन निम्न को मूल अधिकार माना गया है। ठीक है, अब वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत ये कुछ चीजें हैं जिनको मूल अधिकार माना गया है। पहला है प्रेस की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ प्रेस, राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार, जानने का अधिकार यानी कि राइट टू नो, चुप रहने का अधिकार और विदेश जाने का अधिकार। ठीक है, चुप रहने का अधिकार माना गया था इमैनुअल बनाम केरल राज्यवाद में, और विदेश जाने का अधिकार मेनका गांधी बनाम भारत संघ वाद 1978 में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत कोर्ट द्वारा माना गया था। ठीक है, नेक्स्ट अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। इसमें दिया हुआ है, इसके अंतर्गत 3 तरह का संरक्षण प्रदान किया गया है। कौन कौन सा है? पहला तो अनुच्छेद 20 एक में कार्योत्तर विधियों से संरक्षण, दूसरा है अनुच्छेद 20 2 में दोहरे दंड से संरक्षण, और तीसरा है अनुच्छेद 20 3 में आत्म अभिशंसन से संरक्षण। ठीक है, तो ये तीनों याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 21, बहुत इंपॉर्टेंट, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। अनुच्छेद 21 के तहत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय और प्रमुख वाद कौन कौन से हैं ये हम एक बार देख लेते हैं। तो पहला वाद है संतवत सिंह साहनी बनाम राम रत्नम सहायक पासपोर्ट अधिकार। इसमें विदेश यात्रा के अधिकार के को मूल अधिकार माना गया था। ठीक है, उसके बाद है एमएच हॉस्कार्ट बनाम महाराष्ट्र राज्य। इसमें निशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार एड्रेस किया गया कोर्ट के द्वारा। फिर मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य 1992 में शिक्षा पाने का अधिकार। उसके बाद नेक्स्ट है परमानंद कटारा बनाम भारत संघ 1989 आपातकालीन चिकित्सा सहायता, और फ्रांसीसी कोरली मुलीन बनाम प्रशासक दिल्ली मानवीय गरिमा के साथ जीने का अधिकार। ठीक है, तो ये मूल अधिकार है जो कि आप याद कर सकते हैं अनुच्छेद 21 के अंतर्गत।
उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि सर्वोच्च न्यायालय ने मलक सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब एवं हरियाणा 1980 के मामले में यह निर्धारित किया कि अनुच्छेद 21 एक डी को अनुच्छेद 21 के साथ मिलाने पार्डन अनुच्छेद 19 एक डी को अनुच्छेद 21 के साथ सम्मिलित करने पर एकांतता का अधिकार प्राप्त होता है। किसका अधिकार प्राप्त होता है? अगर हम आर्टिकल 19 1D को आर्टिकल 21 के साथ मिला दे तो एकांतता या निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी। ठीक है। नेक्स्ट अनुच्छेद 21 का में प्रावधान किया गया है कि राज्य 6 से 14 वर्ष आयु के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार प्रदान करेगा। ठीक है। पहले अनुच्छेद 21 का नहीं था, इसे 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा मूल अधिकारों में जोड़ा गया है। इस अधिकार को 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया। ठीक है। तो शिक्षा का अधिकार जब शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? ये जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। ठीक है। और कितनी वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया है? तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार भारत सरकार के द्वारा प्रदान किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 में। ठीक है। तो अनुच्छेद 23 और 24 के अंतर्गत शोषण के विरुद्ध मूल अधिकार प्रदान किया गया है। देख लेते हैं क्या क्या है इसमें। अनुच्छेद 23 में है मानव दुर्व्यवहार, बलात्, श्रम आदि का प्रतिषेध किया गया है अनुच्छेद 23 में। इसके लिए संसद द्वारा अनुच्छेद 35 के तहत बंधुआ मजदूरी प्रणाली उन्मूलन अधिनियम 1976 तथा महिला एवं बाल अनैतिक व्यापार उन्मूलन अधिनियम 1986 पारित किया गया। ठीक है। तो अनुच्छेद 23 से रिलेटेड 2 अधिनियम कौन कौन से? पहला तो बंधुआ मजदूरी उन्मूलन और दूसरा महिला एवं बाल अनैतिक व्यापार उन्मूलन अधिनियम। ठीक है। तो एक बंधुआ मजदूरी और दूसरा महिला एवं बाल अनैतिक व्यापार, 2 अधिनियम। फिर आता है अनुच्छेद 24 यानी कि आर्टिकल 24। अनुच्छेद 24 में कहा गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को कारखानों, खानों तथा किसी जोखिम पूर्ण कार्य में नियोजन का प्रतिषेध किया गया है। तो अगर कोई 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को क्या बोलते हैं, श्रम में लगाता है तो उसे बाल श्रम के अंतर्गत रखा जाता है। इसके लिए निम्न अधिनियम पारित किए गए। कौन कौन से अधिनियम है वो? पहला तो है बालक नियोजन अधिनियम 1938, दूसरा है भारतीय कारखाना अधिनियम 1948 और तीसरा है शिशु अधिनियम 1966। इसके अलावा चौथा नियम है बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986। अच्छा, अनुच्छेद का 21 के बाद अनुच्छेद 22 भूल गई थी, तो एक बार वो भी पढ़ा देती हूँ। अनुच्छेद 22 में है कुछ दशाओं से गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। तो आपने देखा कि अनुच्छेद 20 जब हमने पढ़ा था, अनुच्छेद 20 में क्या दे रखा था? अनुच्छेद 20 में दे रखा था अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। तो पहले 20 में अपराध दे रखा है और 22 में क्या दे रखा है? गिरफ्तारी दे रखी है। तो 20 और 22 में कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो 20 में अपराध और 22 में गिरफ्तारी, तो पहले अपराध फिर गिरफ्तारी। ठीक है। अनुच्छेद 22 में दिया है, इसके अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार है। ठीक है। अपनी रुचि के अधिवक्ता से परामर्श करने का अधिकार है और गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किए जाने का अधिकार है। तो जो व्यक्ति गिरफ्तार हो रहा है उसे भी संविधान द्वारा मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं
कि कोई गिरफ्तार हो रहा है तो क्यों गिरफ्तार हो रहा है, उसे ये जानने का अधिकार है। फिर वो अपनी क्या बोलते हैं, अपनी रुचि के अधिवक्ता से परामर्श कर सकता है, तो वकील हायर कर सकता है वो। और इसी के साथ अगर उसकी गिरफ्तारी हुई है तो 24 घंटे के भीतर उसको मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत होना ही होना है, ठीक है? चलिए, तो इसके बाद हमने शोषण के विरुद्ध अधिकार देख ही लिए 23 और 24। अब आते हैं धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की तरफ। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दे रखा है अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 में। राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, अनुच्छेद 25 से 28 तक, ठीक है? और अनुच्छेद 25 से 28 सभी व्यक्तियों को प्राप्त अधिकार है। अनुच्छेद 25 में दिया गया है व्यक्ति के अंतःकरण और धार्मिक क्रियाकलापों की स्वतंत्रता। इसमें अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द के अंतर्गत बौद्ध, जैन एवं सिख शामिल हैं, ठीक है? तो जो हम देखते हैं ना कि कई धर्मों के लोग हैं, तो सिख को वैसे नॉर्मली जो बोलचाल की भाषा है उसमें अलग धर्म माना जाता है, लेकिन अनुच्छेद 25 के अनुसार बौद्ध, जैन और सिख ये हिंदू के अंतर्गत आते हैं, ठीक है? तो हिंदू शब्द में सिख भी शामिल होते हैं। सिखों को कृपाण धारण करने का अधिकार इसके अंदर शामिल है, ठीक है? नेक्स्ट, कृपाण का मतलब नाइफ जो अपने साथ में रखते हैं सिख लोग, वो अनुच्छेद 25 के अंतर्गत रख सकते हैं, ठीक है? उसे हथियार नहीं माना जाएगा। वो क्या है? वो उनकी रिलीजियस बिलीफ का एक अंग है, चाकू रखना। नेक्स्ट, अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों में प्रबंधन की स्वतंत्रता, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, ठीक है? तो धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, जैसे कि आपने देखा होगा कि जैसे हिंदू लोग जो हैं वो जागरण करवाते हैं, या भगवत गीता ये रामायण कांड करवाते हैं, ठीक है? सुंदर पाठ करवाते हैं। तो वो क्या है कि धार्मिक कार्यों का प्रबंधन, या भंडारा आपने देखा होगा चलता हुआ, लंगर देखे होंगे आपने चलते हुए, ठीक है? तो ये क्या है? ये सभी धार्मिक कार्य हैं। तो ये किसके अंतर्गत? अनुच्छेद 26 के अंतर्गत मूल अधिकार हैं, ठीक है? नेक्स्ट, अनुच्छेद 27 किसी भी व्यक्ति को कोई ऐसा कर देने के लिए विवश नहीं किया जाएगा जिसकी आय को किसी विशेष धर्म की अभिवृद्धि के लिए व्यय किया जाता है, ठीक है? कोई ऐसा कर मतलब कोई ऐसा टैक्स देने के लिए विवश नहीं किया जाएगा। No person shall be compelled to pay any tax the proceeds of which are spent for the promotion of any particular religion, ठीक है? तो धर्म के नाम पर टैक्स की वसूली नहीं होगी। चलिए, ये क्या हो गया? अनुच्छेद 27 हो गया। फिर आता है अनुच्छेद 28। अनुच्छेद 28 है कि कुछ विशेष संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा दिए जाने का प्रतिषेध, कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा दिए जाने का प्रतिषेध, प्रोहिबिशन ऑफ इम्पार्टिंग रिलीजियस एजुकेशन इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। अब देख लेते हैं नेक्स्ट अधिकार, जो कि है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 में, ठीक है? अनुच्छेद 29 में है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, और अनुच्छेद 30 में दिया है अल्पसंख्यक वर्ग को शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार, राइट टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर माइनॉरिटीज। आपने जैसे देखा होगा कि मदरसों की स्थापना की जाती है, तो वो किसके अंतर्गत की जाती है? वो अनुच्छेद 30 के अंतर्गत, ठीक है? फिर है 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा अनुच्छेद 31 को निरस्त करके संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया और इसे अनुच्छेद 300 का के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया।
तो आप देख रहे होंगे कि अनुच्छेद 30 के बाद अनुच्छेद 32 आ रहा है वर्तमान संविधान में। पहले 31 भी हुआ करता था, अनुच्छेद 31, जो कि था संपत्ति का अधिकार, पर संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया है और कहाँ रख दिया गया है उसे रख दिया गया है विधिक अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 300 का में। और ये जो चेंजेस किए गए हैं, ये कब किए गए हैं? 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अनुच्छेद 32 में कहा गया है, ये जो अनुच्छेद 32 है, इससे भीमराव अंबेडकर जी ने भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा था। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन आए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने किसे भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा था, तो ये कहा था अनुच्छेद 32 को, जो कि है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और अनुच्छेद 32 का प्रयोग कब किया जाता है? तो अगर किसी व्यक्ति के मूल अधिकार का उल्लंघन होता है, तो वह उसके उपचार के लिए उच्चतम न्यायालय की शरण में जा सकता है। ठीक है, तो मूल अधिकार का उल्लंघन होने पर वह उच्चतम न्यायालय की शरण में जा सकता है व्यक्ति। फिर है अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय तथा अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में उपचार प्रदान करते हैं। अगर किसी का फंडामेंटल राइट, उसे लग रहा है कि उसके फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है किसी व्यक्ति के, तो वो डायरेक्ट हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में उसके लिए अपील कर सकता है। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 के अंतर्गत और हाई कोर्ट में अनुच्छेद 226 के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट है न्यायपालिका को मौलिक अधिकारों का संरक्षक तथा भारत के संविधान का अभिभावक माना जाता है। तो फंडामेंटल राइट का गार्जियन किसे माना जाता है? ये माना जाता है जुडिशियरी को। ठीक है, गार्जियन एंड प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट, संरक्षक तथा अभिभावक। ठीक है, फिर है मूल अधिकारों को प्रवर्तित कराने हेतु उच्चतम न्यायालय 5 प्रकार की रिट जारी करता है। इन रिट के नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कौन कौन सी है? पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसे इंग्लिश में कहते हैं हैबियस कॉर्पस। दूसरी रिट है परमादेश, मैंडमस। तीसरी है प्रतिषेध यानी कि प्रोहिबिशन। तीसरी है उत्प्रेषण यानी कि सर्शरी। और पांचवी है अधिकार प्रक्षा यानी कि क्यू वारंटो। ठीक है, तो ये 5 तरह की रिट है जो कि अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आती हैं। फिर है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। 1973 के बाद में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। ठीक है, तो संविधान की मूल संरचना का जो कॉन्सेप्ट निकल कर आया था, वो आया था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद से। ठीक है, कब? कौन से ईयर में? 1973 में। इसी के साथ लेक्चर नंबर 2 को मैं खत्म करती हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में बाकी के जो टॉपिक्स हैं फर्दर आर्टिकल 32 के बाद, वो हम कंटिन्यू करेंगे।